हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीतास बायोलॉजी। और आज के केस स्टडी सीरीज में जिसमें हम बात करेंगे कि आपको 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो केस स्टडी में आ सकते हैं उसे सॉल्व कैसे करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हाईली वेटेज भी रखता है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली केस स्टडी है लिंक्ड जीन्स इन ड्रोसोफिला। मॉर्गन ने क्या किया, एक ट्रू ब्रीडिंग येलो बॉडीड वाइट फीमेल जिसका YYWW है उसे क्रॉस किया विद ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल जिसका YYWW यानी कि डोमिनेंट है। द F1 प्रोजेनी वर ऑल ब्राउन बॉडीड एंड रेड आई। इससे आप बता सकते हो कि इसमें डोमिनेंट फीचर कौन सा है, ब्राउन बॉडीड एंड रेड आई। व्हेन दिस F1 वर टेस्ट क्रॉस यानी कि जो उसका रेसेसिव पेरेंट है उसके साथ उसका क्या वापस बोल सकते हैं हम कि उसका क्रॉस किया गया उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ। तो प्रोजेनी क्या मिली हमें 41.5 पेरेंटल मिली यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिला और 58.5 हमें क्या मिले, रिकॉम्बिनेंट मिले। उसमें से क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है कि लिंक्ड जीन्स मतलब क्या होता है, कौन सी मेंडल का लॉ यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया है, और हाई परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशंस मतलब क्या सजेस्ट करते हैं, और हु फर्स्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। चलो देखते हैं। पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि इस पे कॉन्सेप्ट्स क्या क्या पूछे गए हैं, आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए ताकि आप ऐसी केस स्टडी को सॉल्व कर सके। तो कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं, एक तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ऊपर से क्रोमोसोमल थियरी, और अगेन हमारा कौन सा है, जीन मैपिंग। आपको पता होना चाहिए कि पेरेंटल मतलब क्या होता है और रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या होता है। मैं आपको पहले पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट इसके बारे में बताती हूँ। यहाँ पे देखिए ये स्मॉल y स्मॉल w ये क्या है, पेरेंटल है। अगर सेम ऐसी ही जीनोटाइप मिल रही है यानी कि कैपिटल Y कैपिटल W तो हम इसे क्या कहेंगे, पेरेंटल कहेंगे। और अगर मुझे बिग Y स्मॉल y बिग W स्मॉल w ये हमें क्या मिला है, हाइब्रिड मिला है, यानी कि इसमें पेरेंटल भी है और इसमें दोनों पेरेंटल है तो हम क्या कहेंगे, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया यानी कि सेम नहीं है। जैसे बोल सकते हैं कि होमोजाइगस नहीं, हमें हेट्रोजाइगस मिला है। जब हेट्रोजाइगस मिलेगा तो हम क्या कहेंगे कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है, यानी कि इसके जीन्स थोड़े फीमेल के जीन्स थोड़े मेल में गए हैं, मेल के जीन्स थोड़े फीमेल में गए हैं। वैसे ही आपको समझो अगर स्मॉल WW बिग YY अगर मिल जाए तो हम क्या कहेंगे, वो रिकॉम्बिनेंट है। तो हमें कॉन्सेप्ट्स कौन से याद रखने हैं, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, क्रोमोसोमल थियरी क्या है, उसमें से जीन मैपिंग जो की जाती है ड्रोसोफिला में वो क्या होता है। ये सारे कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं। लिंक्ड जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो इनहेरिट टुगेदर करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हमारे क्रोमोसोम है जिसमें हम कह सकते हैं कि आई कलर है ग्रे, ग्रे आई कलर है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि या यहीं पे साइड पे हम कह सकते हैं कि हेयर कलर है। हेयर कलर हम ब्राउन रखेंगे। ये एक मदर का जीन है और ये फादर का क्रोमोसोम है जिसमें आई कलर ब्लैक है और हेयर कलर क्या है, दोनों भी ब्लैक है। इनसे जो बच्चा होगा अगर उसमें ये दोनों भी जीन्स जा रहे यानी कि उसके भी आई ग्रे है अपनी माँ की तरह और उसके भी हेयर कलर उसका भी ब्राउन है, तो आप क्या कहेंगे कि ये दोनों जीन्स लिंक्ड है और जब वो इनहेरिट हो रहे तो एक साथ ही इनहेरिट हो रहे। अगर ऐसी कंडीशन होती कि उसका आई कलर ग्रे है लेकिन उसके जो हेयर है वो ब्लैक है, तो आप क्या कहेंगे कि दोनों भी क्या हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स गए हैं। एक तो मम्मा का कलर गया है, उसकी मम्मा का ग्रे कलर गया है और उसके जो फादर है उसके ब्लैक हेयर्स गए। तो आप कह सकते हो कि ये दो जीन्स है ये लिंक्ड नहीं है, ये दोनों दूर दूर है। अगर एक साथ जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, ये लिंक्ड है।
यानी कि उस बेबी में दोनों भी गए हैं, उसकी माँ की मतलब आंखों का कैरेक्टर भी गया है, उसके हेयर का कैरेक्टर भी गया है। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों भी जीन्स क्या है, लिंक्ड है। जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, ये एक ही क्रोमोसोम पे होना जरूरी है, पहली बात। एंड टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, यानी कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन में वो दोनों भी जीन्स एक साथ ही जाएंगे, तभी उसे क्या कहा जाएगा, लिंक्ड जीन्स कहा जाएगा। आई होप आपको ये लिंक्ड और नॉन लिंक्ड समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका जवाब दूंगी। उसके बाद हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है अगेन, कि मेंडल का कौन सा लॉ है जो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हुआ है। हमें पता है कि लिंक्ड जीन, जैसे मैंने आपको कहा, कि एक साथ ही जाते हैं, और हमने देखा था कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी जो मेंडल ने कहा था कि येलो कलर और ग्रीन पॉड्स और येलो कलर और जो हाइट टॉल है, वो इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि ट्री जो है वो टॉल भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, यानी कि एक जो भी उसका डोमिनेंट है वो भी जा सकता है, रेसेसिव भी जा सकता है। उसका एक कैरेक्टर यानी कि हाइट किससे मैच नहीं करेगी, हाइट और उसके कलर का कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सब कहा कि इन लिंक्ड जीन्स क्या है, एक साथ ही जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों भी जो भी हेयर कलर है, आई कलर है, वो एक साथ जा रहा है, तो वो लिंक्ड है। अगर वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर रहे होते तो एक साथ नहीं जा रहे होते। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाई परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। हाई परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या सजेस्ट कर रहा है कि उनमें डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। अभी इस डिस्टेंस का और रिकॉम्बिनेशन का क्या रिलेशन है, हम वापस वही हमारा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे क्या है, ग्रे कलर है, यहाँ पे ग्रे कलर जो उसके आई का है, और यहीं पे क्या है उसके व्हाट वी कैन से हेयर का ब्लैक, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्राउन हेयर कलर है। अब ये दोनों पास पास है, तो यहाँ पे कोई और जीन आने की, यानी जैसे हम अभी पता है कि जो चाइज़माटा फॉर्म होता है दो क्रोमोसोम के बीच में, जो चाइज़माटा फॉर्म होता है वो तभी फॉर्म होगा ना जब दो जीन्स अलग अलग होंगे। यहाँ पे चाइज़माटा फॉर्म होने की कोई आसार ही नहीं है। यहाँ पे चाइज़माटा फॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये दोनों बहुत पास पास है, यहाँ पे कोई और क्रोमोसोम आके अटैच नहीं हो सकता। यही अगर ये दोनों बहुत दूर दूर होते, यानी कि यहाँ पे हेयर कलर होगा, यहाँ पे आई कलर होगा, तो यहाँ पे आराम से क्या हो सकता है, एक चाइज़माटा फॉर्म हो सकता है। तो इसके ये जीन क्या हो सकता है, किसी और के पास चला जा सकता है, और यहाँ पे जो जीन था वो इसे मिल जाएगा। तो इसे वही कहते हैं कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना दूसरा उसमें उन दोनों के बीच में आने का चांसेस ज्यादा होंगे। यानी कि जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना रिकॉम्बिनेशन होने की चांसेस ज्यादा, उतना कोई और उनके दोनों के बीच में आ सकता है, दो जीन्स के बीच में आ सकता है। जितने दोनों जीन्स पास पास होंगे उतना कोई और आने के चांसेस कम होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये कंसेप्ट ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जिन्होंने क्या किया था, मेंडल को चैलेंज किया था, वो कौन थे, टी.एच. मॉर्गन थे। आई होप आपको ये केस स्टडी समझ में आ गई होगी। हम अभी आगे बढ़ते हैं हमारी केस स्टडी 2 से। ये भी वापस क्या है, क्रॉसिंग ओवर से है और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से ही है। अगर आप देखोगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको केस स्टडी में आ सकते हैं। अभी बहुत बार जैसे उन्होंने जैसे मेंडल के जो क्वेश्चंस थे अभी वो देने बंद कर दिए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस वो दे रहे हैं। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अगर आपको सीबीएसई बोर्ड्स में ज्यादा मार्क्स चाहिए तो। यहाँ पे सीड कलर कौन सा है, अगेन वाई, टेक्सचर कौन सा है, राउंड है। द पेरेंटल क्रॉस प्रोड्यूस 80% पेरेंटल एंड 20% रिकॉम्बिनेंट। हमें क्या करना है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जाननी है। उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी क्या इंडिकेट करती है, अगेन हु डेवलप द फर्स्ट क्रोमोसोमल मैप एंड व्हाट इट वाज बेस्ड ऑन, एंड 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि इसमें कंसेप्ट क्या यूज हुए हैं। कंसेप्ट यूज हुए वो है क्रॉसिंग ओवर। जैसे मैंने आपको कहा कि मियोसिस माइटोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, जो चाइज़माटा फॉर्म होता है पैचिटिन में, डिप्लोटिन में, उसके बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे जानी जाती है, कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद आपको जीन मैपिंग जो है, जो प्रोसीजर है, वो भी आनी जरूरी है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रीक्वेंसी बिटवीन 2 जीन्स क्या है।
तो आपको पता है कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि 80% पेरेंटल है, 20% रिकॉम्बिनेंट है। इसको हम क्या कर सकते हैं, जितने रिकॉम्बिनेंट है उतनी क्या होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। यानी जैसे कि 20% रिकॉम्बिनेशन है तो 20% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ही होगी। ये ट्रिक है, आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि लो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। लो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो आप क्या कह सकते हो कि ये दोनों बहुत पास पास है। अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि दोनों भी अगर बहुत पास पास हो तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोई और नहीं आ सकता। यही अगर दोनों बहुत दूर दूर हो, एक ही क्रोमोसोम पे लेकिन दूर दूर हो, तो ऑब्वियसली कोई और आके चाइज़माटा फॉर्म कर सकता है। यहाँ पे चाइज़माटा फॉर्म होने की कोशिश या चाइज़माटा फॉर्म नहीं हो सकता, चांसेस बहुत कम है, इसलिए रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। पेरेंटल जीन्स हमें बहुत ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि ये लो रिकॉम्बिनेशन है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये क्या है, लिंक्ड है। ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जो लिंक्ड है उनमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। अगेन ये पहला किसने डेवलप किया था, वो थे एल्फ्रेड स्टुअर्ट ने, बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद 50% रिकॉम्बिनेशन दिखा रहा है। अगर 50% रिकॉम्बिनेशन दिखा रहा है तो क्या है, वो अनलिंक्ड है एंड लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। अगेन अगर दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स में अगर वो प्रेजेंट होगा तो इनमें रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा ऑब्वियसली। और क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा ही होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा पेडिग्री एनालिसिस। इसमें क्या पूछा गया है कि फादर अफेक्टेड बाय हीमोफीलिया, मदर इज नॉर्मल बट डॉटर इज कैरियर एंड सन इज नॉर्मल। व्हाट इज द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ फादर, मदर, daughter and son? Hemophilia is dominant or recessive? Why son is normal despite father being affected? What type of inheritance is hemophilia example of? तो आपको कंसेप्ट क्या क्या पता होने चाहिए। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, यहाँ पे हो सकता है कि आपको इतना बड़ा क्वेश्चन ना दिया जाए, आपको सिर्फ एक पेडिग्री दिया हो, जैसे ये फादर है, ये उसकी बीवी है, मदर है, और ये उसकी डॉटर है, और अगेन ये है उसका सन। आपको शायद ऐसी पेडिग्री दी जाए और यहाँ पे फादर, क्योंकि फादर क्या है, अफेक्टेड है, तो यहाँ पे शेड हो सकता है। यहाँ पे डॉटर कैरियर है तो आपको ऐसे भी दिया जा सकता है। तो आपको पेडिग्री एनालिसिस आनी जरूरी है। उसके बाद आपको क्या क्या आना चाहिए, एक तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद एक्स क्रोमोसोम ट्रांसमिशन क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपके पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या पूछे गए हैं फादर के। अगेन फादर क्या है, वो इफ अफेक्टेड है तो क्या होगा, X+H ही होगा, Y होगा। मदर क्या है, नॉर्मल है तो H यहाँ पे उसका डोमिनेंट है। डॉटर के पास एक डोमिनेंट नॉर्मल है और एक अफेक्टेड है तो वो कैरियर है। सन नॉर्मल है। अगेन उसके बाद का क्वेश्चन क्या है कि हीमोफीलिया डोमिनेंट है या रेसेसिव है। अगेन यहाँ पे डॉटर कैरियर है, इसी का मतलब क्या है कि वो हीमोफीलिया रेसेसिव है। अगर यहाँ पे डॉटर भी अफेक्टिव होती तो हम कह सकते थे कि ये एक डोमिनेंट टाइप है। ऐसे भी आप लिंक लगा सकते हैं कि फादर तो ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स है, तो अगर ये डोमिनेंट है, रेसेसिव है, तो भी फादर अफेक्टेड तो होंगे ही। यहाँ पे डॉटर के पास दो एक्स है, अगर फिर भी वो अफेक्टेड निकली तो हम क्या कह सकते हैं कि ये डोमिनेंट है। यहाँ पे ये फिर सिर्फ कैरियर है तो हम कह सकते हैं कि ये रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। उसके बाद वाई सन इज नॉर्मल डिस्पाइट फादर बिन अफेक्टेड, क्योंकि जो हीमोफीलिया है वो एक एक्स लिंक्ड है, यानी कि जो एक्स जीन है उसी से क्या होगा, ये ट्रांसफर होगा, वाई से ट्रांसफर नहीं होगा। और हमें पता है कि सन को क्या जाता है, फादर का वाई जाता है और मदर का एक्स जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि मदर तो नॉर्मल है, इसकी वजह से क्या होगा, सन नॉर्मल होगा। और हमें पता है कि जो डॉटर है उसको फादर का एक्स मिलता है, मदर का भी एक्स से मिलता है। और हमें पता है कि फादर क्या है, उनको प्रॉब्लम है, वो अफेक्टेड है, तो वो क्या करेंगे, अपना अफेक्टेड जीन ही अपनी डॉटर को पास ऑन करेंगे। और क्योंकि मदर का एक नॉर्मल जीन उससे मिल गया है तो वो सिर्फ कैरियर ही रहेगी, उसे अफेक्ट नहीं होगा। What type of inheritance is hemophilia? X-linked recessive inheritance है। अगेन X-linked क्योंकि सिर्फ फादर से डॉटर जा रहा है। अगर मदर से डॉटर जा रहा होता या फादर से सन जा रहा होता तो हम कह सकते थे कि वो Y-linked है, और अगर मदर से सन को जा रहा था तो कहते हैं हम कि X-linked है।
रिसेसिव है क्योंकि डॉटर सिर्फ कैरियर है, वो इफेक्टेड नहीं है। उसके बाद हमारी लास्ट केस स्टडी किसके बारे में है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जो एनिप्लॉइडी वगैरह होती है उसके बारे में। 47 क्रोमोसोम्स है, शोड फीचर्स सच एज ब्रॉड फ्लैट फेस, शॉर्ट स्टैचर एंड मेंटल रिटार्डेशन। द कैरोटाइप शोड एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21। ये अनएप्लॉइडी का है। तो हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, डिसऑर्डर आइडेंटिफाई करनी है और उसका कॉज बताना है कि क्यों हो रहा है। विच टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इज सीन हियर, जैसे कि क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा है। नेम टू टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, और ये क्या होता है, ये डिटेक्टेड बिफोर बर्थ कैसे कर सकते हैं। तो इसके कंसेप्ट आपको क्या क्या पता होना चाहिए। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अनएप्लॉइडी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। नॉन डिसजंक्शन जेनेटिक डायग्नोसिस मतलब क्या, कैसे डायग्नोसिस होती है। ये नॉन डिसजंक्शन मतलब क्या, आपको ये भी पता होना जरूरी है। इतने कंसेप्ट्स पता होने के बाद ही आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर एंड मेल इट्स कॉज। डाउन सिंड्रोम, जो हम कहते हैं ना कि जो जिनका मतिमंद टाइप बोला जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। क्यों होता है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, क्योंकि 21 के 3 कॉपीज होते हैं इसलिए इसे ट्राइसोमी बोला जाता है ऑफ क्रोमोसोम 21। इसका कौन सा सिंड्रोम है, ये डाउन सिंड्रोम है। आपको ये बात होना जरूरी है कि क्रोमोसोम का कौन सा नंबर बढ़ने से कौन सा सिंड्रोम होता है, ये आपको पूछा जा सकता है। अगेन, विच टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी सीन हियर, वो है एनिप्लॉइडी, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। उसके बाद नेम टू डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, टर्नर सिंड्रोम, जहाँ पे सिर्फ एक एक्स ही जाता है, मतलब मदर से एक्स नहीं जाता या फादर से एक्स नहीं जाता, सिर्फ एक ही एक्स चला जाता है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, जहाँ पे मदर से तो एक्स जाता है और फादर में क्या हुआ होता है, इनका ठीक से माइटोसिस या मियोसिस नहीं हुआ होता, डिवीजन ठीक से नहीं हुआ होता और एक्स वाई एक साथ ही चले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। उसके बाद बाय सच डिसऑर्डर्स, हाउ कैन सच डिसऑर्डर्स बी डिटेक्टेड बिफोर बर्थ। आप कैरोटाइपिंग कर सकते हो और एमिनोसाइटोसिस कर सकते हो, यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है यूटेरस में, जो बेबी के अराउंड एक फ्लूइड होता है, आप उस फ्लूइड से जान सकते हो कि डिसऑर्डर्स है या नहीं है। अगर डिसऑर्डर्स है तो आप पहले ही कोई भी आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, चारों के चारों केस स्टडीज आपको समझ में आ गए होंगे। आपको एक आइडिया आ गया होगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, अगर कोई और टॉपिक के बारे में आपको जानना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।